हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिटी का पोर्शन पढ़ रहे थे। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको जीके जीएस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं रेलवे में पूछे जाते हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, लोको पायलट, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के वे कवर करा रहा हूं, और जिनके आने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं उनको दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूं। डिटेल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ। यकीन मानिए आप लोग को एक क्वेश्चन में दोस्तों 4-4 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा देख लेना। दोस्तों आपको बता दूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप लोग की 25 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग अपनी यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों पर स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को रिवीजन करना है जैसे जीके का, जीएस का, स्टैटिक जीके का, तो सुबह 8 बजे दोस्तों वीडियो अपलोड होती है। वहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं केवल 1 लाइनर क्वेश्चन ही दोस्तों कवर कराता हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और रिवीजन आप लोग का बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ दोस्तों आप लोग देखिए 57वें क्वेश्चन में पर थे हम, पॉलिटी चल रही थी कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। दोस्तों उच्च न्यायालय के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि सामान्य कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी आप लोग को ध्यान देना है कि किसके द्वारा दोस्तों चेंजेस किए जाते हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों को राज्य लागू करता है तथा उनकी रक्षा भी दोस्तों राज्य के द्वारा ही की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों क्या होता है? ऐसा न्यायालय जिसमें दीवानी मामलों में जिला न्यायाधीश के नीचे एक अधीनस्थ न्यायाधीश होता है, अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश किसके रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। एनटीपीसी का दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कुछ और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकारी की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान 143 आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को सलाह देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में जापान के संविधान से दोस्तों शामिल किया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन के दोस्तों ये संविधान, ब्रिटेन के संविधान से ये सारे लिए गए थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दोस्तों ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग के 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ये कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से कि ये कहाँ से, किसके संविधान से लिया गया था, तो आप लोग को पॉइंट ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता माना जाता है। न्यायपालिका वह प्रणाली है जो कानूनी विवादों, असहमतियों में न्याय करती है और कानूनी कार्यों में कानून की दोस्तों व्याख्या करती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दोस्तों प्रदान किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की दोस्तों रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है?
उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति ही वहाँ पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी दोस्तों अगर अनुपस्थित है तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकते हैं। आगे है, यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करना होगा जब तक कि दोस्तों निर्वाचन द्वारा नए राष्ट्रपति का ग्रहण न कर लिया जाए। तब तक दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दोस्तों जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में कवर हो चुका है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ही उन दोनों के अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। आरपीएफ दोस्तों एसआई का ये क्वेश्चन रहता है, उसको दोस्तों पॉकेट वीटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसको पॉकेट वीटो दोस्तों कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए दोस्तों लंबित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? कितने मंत्रियों को दोस्तों इसमें शामिल किया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% मंत्रियों को दोस्तों इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आप लोग देखिए, कुछ फैक्ट देखिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग। आगे कुछ और भी बताया गया है दोस्तों इसमें कि आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं प्रत्येक सदस्य की बात की जाए तो वह व्यक्तिगत रूप से आर्टिकल 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है 65वां, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। आसान क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, लेकिन फिर भी ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सैन्य बल में दोस्तों 3 प्रमुख सेनाएं होती हैं, जैसे कि भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना। अन्य सेनाएं भी हैं दोस्तों, जैसे तटरक्षक बल, अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, असम राइफल्स वगैरह। ये सब दोस्तों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को ही देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका बिल्कुल पक्का आपका तैयार होने वाला है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उसके पश्चात उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग मिलने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी को पता है 1950 में हुई थी, कितनी बार हमने ऊपर पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी आप लोगों को जानने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1935 में रॉयल स्वीकृति दी गई थी। जैसे कि आप लोगों को ये भी दोस्तों पता चला। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि फेडरल कोर्ट के स्थान पर गठित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान आर्टिकल 124 के अंतर्गत दोस्तों इसमें बताया गया है, तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होगा जब, और क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर कि जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो, तब तक दोस्तों वो एलिजिबल नहीं रहता। तो ये आर्टिकल बताया गया है, आर्टिकल 66 में बताया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। कुछ और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फैक्ट कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य से बनने वाले एक निर्वाचित
मंडल के सदस्यों के द्वारा मतदान के माध्यम से ही दोस्तों यहाँ पर इनका इलेक्शन होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पद दोस्तों संभाला जाता है। और आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 64 में दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स श्री गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देखिए आप लोग कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 1964 से 1966 तक रहा था। ये आप लोग को कार्यकाल ध्यान रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा दोस्तों किया जाता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन या व्याख्या कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो आपको 66 टिक करना होगा। उपराष्ट्रपति पद पर चयनित होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना दोस्तों आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का कि पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ये दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें कुछ और फैक्ट बताए गए हैं कि पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है। कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार न्यायालय का क्षेत्र आता है। हैदराबाद की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें तेलंगाना का उच्च न्यायालय क्षेत्र इसमें इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? दोस्तों ये मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो दोस्तों ये आर्टिकल 12 से 35 में बताए गए हैं और भाग 3 दोस्तों ये रहता है। मौलिक अधिकार नागरिकों का दोस्तों एक वैधानिक अधिकार होता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों अधीन रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों यतो धर्मस्ततो जय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जय है। इसका अर्थ है कि दोस्तों जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। पहले उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते था, तो पहले का भी आपको ध्यान रखना होगा। 74वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। हालांकि आसान क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये देखिए पूछा गया था। कुछ और फैक्ट देखें दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उनको शपथ दिलाते हैं और आर्टिकल 60 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने का प्रावधान दिया गया है। ये भी आप लोगों को आर्टिकल ध्यान रखना होगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 61 में दोस्तों बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल
63 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्यभार संभालेंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है। और आर्टिकल 75 में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75वां क्वेश्चन कि भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। ये दोस्तों एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और जानकारी देखें, यहाँ पर व्याख्या दी गई है। इसका अर्थ है कि दोस्तों भारत में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय को रखा जाता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय की वैध व्यवस्था होती है, यानी कि एक केंद्र के लिए एक दूसरा राज्य के लिए, एक केंद्र के लिए होती है और एक दूसरे राज्य के लिए होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायार्थ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 16 मिनट की होगी है, लेकिन दोस्तों आप लोग बताना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।